बच्चों, आज हम लोग हमारे सीबीएसई टीएससी का जो हमारा लास्ट चैप्टर है उस वाले चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और लास्ट चैप्टर जो है वो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो आइए इस वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इसमें बेटा सब कुछ आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया हुआ है, कैसे कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, सारी की सारी चीजें। साथ ही हम लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन के अंदर और किस तरह से हम लोग जब यहाँ बात करते हैं तो दूसरी जगह पर हमारी बातें जो है बेटा वो वैसी की वैसी सुनाई दे जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अपन लोग बहुत धीरे से बोल रहे हैं। अब आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्सेज रहे होंगे, बहुत सारी चीजें रही होंगी। ठीक है ना, फोन पे हमने यहाँ पर बोला, हमारी बात अमेरिका में भी पहुंच गई। तो बेटा जब 7 समुंदर पार चीजें पहुंच सकती हैं इसका मतलब क्या है, और वैसे यहाँ पर बोलो तो दूसरे कमरे में ही सुनाई ना दे, तो मतलब कुछ तो जादू हो रहा है। वो सारा का सारा जादू जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स का ही है। ठीक है, इस जादू को समझने के लिए ये वाला चैप्टर समझना पड़ता है। और जो बच्चे इंजीनियरिंग वाली फील्ड के अंदर जाएंगे उनको मैं बता दूं, उन वाले बच्चों को पूरी की पूरी ब्रांच जो है बेटा वो अलग से देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके ऊपर फिर आगे जाके आप लोग एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में। और आज की डेट में बेटा कम्युनिकेशन से बड़ा जो है ना वो कोई और है भी नहीं, रियलिटी तो ये है। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इस वाले चैप्टर को। और जो आपसे सीबीएसई के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि बेटा कम्युनिकेशन से आप लोग समझते क्या है, वो क्या है कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रहे हैं, मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, वो देने का मेरा मीडियम क्या है, अभी बाय द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स। अगर मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं तो यूट्यूब के थ्रू आपसे कनेक्ट होता हूं, पॉडकास्ट बनाता हूं तो उसके थ्रू आपसे कनेक्ट होता हूं। तो देयर कैन बी वेरियस मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ विच आई कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई सेल्फ टू यू। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में कभी नहीं आना चाहिए, और इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि मास्टर के साथ में कांटेक्ट में रहा करिए, जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, चलो भाई, तो एवरी लिविंग क्रीचर इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस द नीड टू इम्पार्ट और रिसीव नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली विद अदर्स। किसी ना किसी प्रकार से हम लोग बेटा जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। हमारे पास तो लैंग्वेज है बहुत बढ़िया। ठीक है, जानवरों के पास उनकी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर के पास अपनी लैंग्वेज होती है, तो किसी ना किसी तरह से ये चीज होती है। तो बेटा एक लैंग्वेज के बारे में जो है वो बात की गई है। लैंग्वेजेस एंड मेथड्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन हैव केप्ट इवॉल्विंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम्स। आपको पता है बेटा पहले साइन लैंग्वेज काम लेते थे, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया वैसे किया, कुछ कुछ इशारे कर करके सारी की सारी चीजों को समझा दिया करते थे। तो ये जब पूरा का पूरा एवोल्यूशन है बेटा, पूरा का पूरा क्या है, ये एवोल्यूशन है। और इस एवोल्यूशन के अंदर बेटा हर चीज जो है वो डेवलप हुई, और जो मेजर डेवलपमेंट आया वो किसमें आया बेटा, हमारे कम्युनिकेशन के जो तरीके थे उनमें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मेथड जो हुआ करते थे उनके अंदर जो डेवलपमेंट आया ना बेटा वो आपको यहाँ पर समझना होता है। ठीक है ना। मॉडर्न कम्युनिकेशन हैड इट्स रूट्स इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इन द वर्क ऑफ साइंटिस्ट लाइक जेसी बोस। रेडियो वेव्स बताया था मैंने। ठीक है, एफबी मोर्स, मोर्स कोड सुना है तुमने, मोर्स कोड। मोर्स कोड जो होता है इंफॉर्मेशन भेजने का, टेलीग्राम वगैरह के थ्रू। ठीक है, मार्कोनी, अरे वाह। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन कभी सुना है? हाँ, तो ये सब बेटा ये सब जनक थे बेसिकली कम्युनिकेशन के, जो एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन लोगों ने मेहनत की कि यार अब मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा जो शिपमेंट है वो तो कहीं और है दूसरी जगह पर, और मेरे तक इंफॉर्मेशन आने में तो अभी 15 दिन लगेंगे। वहां से एक आदमी भागेगा घोड़ा लेके या फिर दूसरा शिप लेकर आएगा, तब मेरे को पता लगेगा वहां पर वो लोग बचे जिंदा या नहीं बचे, रास्ते में लूट तो नहीं लिए गए और कुछ तो नहीं हो गया। तो इन सब चीजों के चक्कर में बेटा हम लोगों को जो फास्ट कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट थी तो इन्हीं लोगों ने बेटा उसको पूरा किया। और आज की डेट में तो तुमने देखा ही है, टीवी ऑन किया, इतने मरे उतने मरे, इतने मरे उतने मरे, बस यही चलता रहता है। ठीक है, तो हर जगह की जो न्यूज है सारी नेगेटिव न्यूज आपके पास में है, इसीलिए टीवी ऑन ही मत करो सबसे अच्छा। ठीक है, pace of development seems to have increased dramatically after the first half of 20th century. We can hope to see many more accomplishments. आज की डेट में तो क्या होता है, मोबाइल चलाया, वीडियो कॉल कर लिया, तो सोच कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट जो है वो कितना भयंकर हो गया है। एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नेमली द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन एंड डिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बेसिक इसके अंदर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले पार्ट को पढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन होता क्या है इस बात को समझते हैं, और किस तरह से हमारी जो वेव्स हैं उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, कैसे हमारी रेडियो वेव्स काम आती हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को काम में लेके आज की डेट में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये सब चीजें पता लगती हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को जानने से पहले हमें ये जानना है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के जो बेटा मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेटा अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करें
जो हमारे पास में होते हैं, तो सबसे पहले तो बेटा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, आपका सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, यहाँ पर बेटा वो होना चाहिए। जैसे मान ले मैं चिल्ला रहा हूँ तो आई एम द इंफॉर्मेशन सोर्स। अब मैंने क्या दिया आपको, एक मैसेज का सिग्नल भेजा। ये जो मैसेज का सिग्नल है बेटा ये किसी टावर के ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को फोन लगाया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजनी थी, तो मैंने फोन लगाया, टक 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 नंबर मिलाया। वो नंबर जो है वो उस आदमी की एक यूनिक आइडेंटिटी है, जो उसी वाले आदमी को फोन लगेगा, है ना। इसीलिए दो आदमियों के सेम नंबर नहीं होते हैं। तो नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट सिम कार्ड जो उसके फोन के अंदर डला हुआ है, ठीक है ना। सब्सक्राइबर इंडेक्स मॉड्यूल सिम का जो फुल फॉर्म होता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो सिम कार्ड का जो वो नंबर है ना फिक्स, उसी नंबर वाले उसी आदमी को फोन लगता है, रास्ते में और किसी को फोन नहीं लग जाता है। ये बात भी ध्यान रखो, नहीं तो बगल में ही 10 मोबाइल होते हैं, फोन मिला है, पता लगा सबके बजने लगे दुनिया में, फिर सब हलो हलो कर रहे हैं, जिस तक पहुंचना था उस तक तो नहीं पहुंचा, सारी दुनिया को पता लग गई कि भाई उसका बॉयफ्रेंड जो है वो छोड़कर भाग गया और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो उससे मिलने के बाद में उसने थप्पड़ मार दिया। तो ये सब जो सिग्नल होता है ना बेटा, ये सारा सिग्नल प्रोसेसिंग करके एक आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल आप लोगों ने भेजा, मैसेज सिग्नल जो है बेटा वो पहुंचा किसी ट्रांसमीटर पे, ट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल किसी टावर पे। अब टावर मेरे फोन के अंदर लगा हुआ है एक छोटा सा, मेरे फोन का जो टावर है ना बेटा, मेरा फोन का टावर, मैं यहाँ से फोन करूंगा हेलो, तो मेरे फोन के टावर से जो सिग्नल है वो यहाँ आसपास लगे किसी टावर के ऊपर जाएगा जो मेरे इस फोन से इस समय कनेक्टेड है वायरलेसली। उस टावर के ऊपर जाएगा, वो जो टावर है मेरे उस वाले सिग्नल को किसी एक मोड से ट्रांसफर करेगा। अब वो हो सकता है कि टावर जो है वो टावर टू टावर ट्रांसफर करे मेरे सिग्नल को, और हो सकता है कि टावर जो लगा हुआ है उसके थ्रू बेटा एक वायर्स का नेटवर्क बिछा हुआ हो, जिससे कि उन वायर के नेटवर्क के थ्रू किसी और जगह जहां मैंने फोन किया था वहां के टावर तक सिग्नल जाए, और वहां के टावर तक सिग्नल जाने के बाद में वो वाला टावर मेरे दोस्त को जिसको मैंने फोन किया था उसको उसका जो फोन है उसको रिंग कर दे, बेल बजा दे। तो ये फंडा चल रहा होता है बेटा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर हमारे पास में बेसिकली एक टावर था जिसको हमने लगाया, फिर बेटा इसने एक ट्रांसमिटेड सिग्नल, इसने सिग्नल को ट्रांसमिट किया एक चैनल के थ्रू। वो चैनल कुछ भी हो सकता है बेटा, वो हवा हो सकती है, ठीक है, वो वायर हो सकते हैं, मतलब वायरलेस भी जा सकते हो और विद वायर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाला सिग्नल जब बेटा आपका रिसीव हो जाता है तो रिसीव्ड सिग्नल आता है बेटा आपके रिसीवर के पास में। ये रिसीवर बेटा इस मैसेज सिग्नल को डिकोड करके वापस किसके अंदर देता है बेटा, इस इंफॉर्मेशन काम में लेने वाले आदमी को, ठीक है, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी मुझसे। फाइनली हमारा जो सिग्नल है बेटा वो वहां तक पहुंच जाता है। तो आप ऐसे कब भेज सकते हो, जब आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हो आमने सामने खड़े होके, तो आप डायरेक्ट ऐसे भेज सकते हो कि सोर्स से सीधे यहाँ चला गया। पर बेटा जब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, बीच में आपको कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल को पहुंचा सके, और ये वही सिस्टम आप लोग देख रहे हो। ये ऐसा क्या ऐसा डायग्राम आपका बेटा बोर्ड के एग्जाम में बनाने को आता है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। हाँ ऐसा क्या ऐसा बनाने को आता है, ड्रॉ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, तो ये आपके पास में मौजूद है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपके पास में। अब कई बार क्या होता है, सिग्नल जब जा रहा होता है ना, तो इस सिग्नल के जाते जाते थोड़ी बहुत बेटा नॉइज जो है ना वो इंसर्ट हो जाती है। नॉइज से क्या होता है, आपने कभी कभी सुना होगा यार आवाज साफ नहीं आ रही, खर्र खर्र आवाज आ रही होती है, ठीक है। पहले बहुत होता था, आजकल तो बहुत अच्छे फिल्टर्स जो है बेटा वो लग गए हैं, जैसे कि नॉइज जो है उसको अपन लोग फिल्टर आउट कर देते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल फिल्टर जो है वो लग जाते हैं। आपके फोन के अंदर ही नॉइज कैंसिलेशन होता है, इवन ईयरफोन्स के अंदर आपने सुना होगा नॉइज कैंसिलेशन के फंडे आते हैं। तो ईयरफोन का नॉइज कैंसिलेशन अलग है, और कितनी साफ आपको फोन के अंदर आवाज आ रही है वो वाला नॉइज कैंसिलेशन बेटा अलग सिस्टम पे काम करता है ठीक है। तो नॉइज इज बेसिकली जो डिस्टरबेंस आपके सिग्नल के अंदर आ गया वो होती है ना बेटा। यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर इज लोकेटेड एट वन प्लेस, रिसीवर एट द अदर, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड द चैनल इज द फिजिकल मीडियम, ठीक है बेटा। जो बीच में मीडियम है जिसके थ्रू सिग्नल जा रहे हैं, that connects them depending upon the type of communication system. channel may be in the form of wire, वायर्ड हो सकता है, या फिर बेटा केबल का हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था। पर्पस ऑफ द ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमीटर क्या करता है बेटा, हमारे सिग्नल को बेसिकली वेव्स के रूप में बदल देता है। मैंने तो आवाज में अपनी बात बोली, मेरे फोन ने जब मेरी बात को ट्रांसमीटर तक भेजा, है ना, तो वो वाली बात जो गई ना बेटा, वो वाली बात किसके रूप में गई, वेव्स के रूप में गई। और अब ट्रांसमीटर ने फिर मेरी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म के अंदर चेंज किया या वेव्स के फॉर्म में चेंज किया, किस तरह से उसने दूसरे रिसीवर तक मेरी आवाज को भेजा, ये वाली बात वहां पर डिसाइड होती है। तो ट्रांसमीटर का काम यही है। पर्पस ऑफ ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल।
ठीक है। इफ द आउटपुट इंफॉर्मेशन सोर्स इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे मान लो वॉइस सिग्नल है, a transducer converts it into electrical form before giving it as an input to the transmitter, ठीक है। तो एक बीच में और क्या चीज लगी होती है बेटा, एक और डिवाइस लगा होता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। और ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है बेटा, आपने जो वॉइस सिग्नल वगैरह दिया है उस वाले वॉइस सिग्नल को बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर बदल देता है, जिससे कि आप लोग जो इनपुट दे रहे हैं बेटा वो आपका वेव्स के फॉर्म के अंदर चला जाए, एंड गिविंग इट एज एन इनपुट टू द ट्रांसमीटर। व्हेन अ ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रोपेगेट्स along the channel it may get distorted, बेटा खराब भी हो सकता है, बहुत दूर दूर सिग्नल जा रहे होते हैं तो वेव फॉर्म जो है वो खराब हो सकती है, रास्ते में कुछ आपके मतलब डिफिकल्टीज आ सकती हैं उस सिग्नल को पहुंचने में, तार टूट सकता है, तार मुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। वायरलेसली भेज रहे हो तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आ जाए, बादल बादल आ जाए, बारिश हो जाए, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो बेटा सिग्नल कैन बी डिस्टॉर्टेड, ठीक है, ड्यू टू द चैनल इम्परफेक्शन। मोरओवर नॉइज एड्स टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है, एंड द रिसीवर रिसीव्स अ करप्टेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। मतलब मैंने तो बोला था भाई और उसको क्या सुनाई दिया, उसको कुछ और ही सुनाई दे रहा है, कह रहे क्या बोल दिया है तूने मेरे को, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो द रिसीवर हैज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द रिसीव्ड सिग्नल, इट रिकंस्ट्रक्ट्स a recognizable form of the original message signal for delivering it to the user of information। तो ये बेटा पूरा का पूरा जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको पूरा एज इट इज छाप कर आना होता है जब आप लोग बोर्ड एग्जाम के अंदर जाते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ही एज इट इज छाप के आना होता है, ये बात ध्यान रखना, नहीं छाप के आओगे तो दर्द में रहोगे, ठीक है। रिसीवर क्या करता है, वो जो आपने वेव्स के फॉर्म में वायरलेसली या वायर्ड मोड के अंदर आपने जो सिग्नल भेजा था उस सिग्नल को बेटा कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में रिसीवर के लिए, ठीक है। पता लगे आपने बिजली का करंट ही दे दिया किसी के कान में तो वो किसी काम का थोड़ी ना रहेगा, तो इसलिए आपको जो सिग्नल देना पड़ता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, उसी तरह का वॉइस सिग्नल जैसा आपने भेजा था, रिसीवर वापस उसको बेटा कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वॉइस सिग्नल में और आप तक पहुंचाता है जैसा कि फोन कर रहा है, ठीक है। देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक तो होता है बेटा पॉइंट टू पॉइंट, वन टू वन, है ना, और एक क्या हो गया बेटा ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर तो हम एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, है ना, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टीवी पे न्यूज एक बार चला देते हैं वो लोग तो, और उसको सारी दुनिया जो है बेटा वो एट अ टाइम देख लेती है। और पॉइंट टू पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, यानी जैसे टेलीफोन, टेलीफोन भी एक आदमी दूसरा आदमी से बात कर रहा है, मल्टीपल लोगों से नहीं कर रहा है, जूम मीटिंग की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर अ लिंक बिटवीन अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। ये मेरा ट्रांसमीटर भी है रिसीवर भी है असली में, समझ गए, है ना, दोनों तरह से काम कर रहा होता है अपना जो फोन होता है ना। टेलीफोनी is an example of such a mode of communication. In contrast, in broadcast mode there are large number of receivers corresponding to a single transmitter, एक ट्रांसमीटर बहुत सारे रिसीवर ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। तो रेडियो टीवी वगैरह जो है ये सब क्या है बेटा, आपके एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्टिंग के, है ना। अब देख बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, तो बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन लोगों को पता होनी चाहिए, आइए जरा उनके बारे में बात कर लें। डिवाइसेस के बारे में डायरेक्ट बेटा ये डेफिनेशंस आती हैं, ये सभी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, सिंगल में भी पूछ ली जाती हैं और दो तीन एक साथ भी पूछी जाती हैं कि एक्सप्लेन द गिवन टर्म्स या एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है बेटा, ट्रांसड्यूसर। अच्छा, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है बेटा, ट्रांसड्यूसर नाम दे रखा है। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे डिवाइसेस को जब देखते हैं तो ये क्या करते हैं, इधर दे आर इनपुट्स और आउटपुट्स इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ये बेटा कन्वर्ट कर देते हैं। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में बी डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सम फिजिकल वेरिएबल, मान ले प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर एटसेट्रा इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएशंस इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज इट्स आउटपुट। मतलब मैंने तो बोला, तो मेरी बोली ये तो बेटा प्रेशर का वेरिएशन है ना, तो प्रेशर के वेरिएशन को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, कितनी जोरदार बात है। ये होता है बेटा आप लोगों का ट्रांसड्यूसर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सिग्नल की। सिग्नल मतलब जो तुमने सिग्नल भेजा, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड अ सिग्नल। जिसको आपने ट्रांसमिशन के लिए अब सुटेबल बना दिया, आप उसी सिग्नल को भेजना है। मैंने इस फोन के ऊपर बोल दिया हेलो, फोन में जो ट्रांसड्यूसर लगा था उसने हेलो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और दूसरी जगह फेंक दिया, ठीक है। तो ये जो सिग्नल था वो मेरा हेलो नहीं था, सिग्नल वो था जो फोन ने फेंका इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करके, तो ये वही चीज है, ठीक है।
सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन, जब आपका सिग्नल, जब आपने जो बोला था वो सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन हो जाएगा, तब उसका नाम सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल्स कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल, ये तो अपन लोग जानते ही हैं बेटा, एनालॉग भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, दे आर एसेंशियली सिंगल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ टाइम। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं बेटा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। साइन वेव इज अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल, सबसे सिंपल एनालॉग सिग्नल बेटा साइन वेव होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। All other analog signals can be fully understood in terms of their sine wave component। जैसे मान ले मैंने बोल दिया तेरे को v is equal to v naught sin omega t, ठीक है, मैंने बोल दिया I is equal to I naught sin omega t, ये सब बेटा आपके एनालॉग सिग्नल्स ही होता है। ठीक है, और डिजिटल तो अपन ने डिजिटल सर्किट्स में पढ़े ही थे बेटा, 0 1 1 0, और ये सब ये आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो देखिए ये सब जो टीवी वगैरह से आ रहे हैं, ये साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स इन टीवी आर एनालॉग, ये सब एनालॉग होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर दोज व्हिच कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू बेटा? डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज के लिए बाइनरी सिस्टम दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयज जस्ट 2 लेवल्स ऑफ अ सिग्नल, या तो 0 या फिर 1। There are several coding schemes useful for digital communication. They employ suitable combination of number systems such as the binary coded decimal, BCDB इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, है ना, American Standard Code for Information Interchange, ASCII, इसको अपन लोग ASCII बोलते हैं बेटा। जो ये सी लैंग्वेजेस वगैरह जो आप लोगों ने सुनी होंगी वो सब बेटा इसी के ऊपर जज होती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पे पूरा बाइनरी बेस्ड है। ठीक है, is a universally popular digital code to represent numbers, letters and certain characters। जैसे मान ले मैंने A बोला ना, तो कंप्यूटर को A जाता है 0 0 1 0 0 1 ऐसे, फॉर एग्जांपल, सब बाइनरी में जाता है। ठीक है, ये वाली बात जो है यहाँ से हमें पता लगती है। तो डिजिटल के अंदर आपके BCD चलता है, ASCII चलता है ना। आज की डेट में तो और भी नई नई चीजें आ गई हैं, पर खैर ये तो चलता रहेगा, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट आती है बेटा नॉइज। तो सिग्नल हो गया हमारा, सिग्नल के अलावा ट्रांसड्यूसर हो गया, ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल जो है वो भेज दिया। अब रास्ते में क्या आ गई? नॉइज। तो नॉइज रेफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल्स दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सोर्स जनरेटिंग द नॉइज में बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। कई बार तो हो सकता है बेटा ट्रांसड्यूसर ही खराब हो। ठीक है, कई बार हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, बारिश हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बादल आ गया, ठीक है ना, हाँ, मतलब बहुत तेज तेज बिजलियां कड़कने लगी, बिजली कड़कती है तो भी बेटा जो सिग्नल्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, वायर्ड सिग्नल डिस्टॉर्ट होने के चांसेस कम होते हैं, पर जो एयरबॉर्न सिग्नल्स होते हैं बेटा, कई बार वो वाले सिग्नल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बिजली जो है वो कड़कती है उन जगहों पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल so as to make it suitable for transmission। पहले भी बात हो गई, थ्रू अ चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। तो जो रिसीवर लगा है वो ट्रांसमीटर जैसा ही होता है, बस वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बाद में उसको फिर कन्वर्ट करने का काम करता है किसके अंदर बेटा, आपके एक जो एनालॉग सिग्नल है उसके अंदर, या मतलब एक ऐसे सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है जो कि यूजर के लिए बेटा समझने के लायक हो। ठीक है, तो रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज फ्रॉम द रिसीव्ड मैसेज एट द चैनल आउटपुट। एटीन्यूएशन, व्हाट इज एटीन्यूएशन? एटीन्यूएशन का मतलब होता है बेटा जो लॉस हो गया आपके सिग्नल का। जैसे मान ले मैंने चिल्लाया था आ और वहां पहुंचा आ, तो मेरे सिग्नल का क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ। तो एटीन्यूएशन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल व्हाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। और इसी एटीन्यूएशन को बेटा अपने को अकाउंट में रखना पड़ता है। इसी एटीन्यूएशन के कारण हम लोगों को कई मोड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हमें हमारा जो सिग्नल हम भेजते हैं उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अगर आ चिल्लाया ना आ, तो जो मेरा सिग्नल गया है ना वो आ गया होगा, क्योंकि रास्ते में बेटा जब लॉसेस होते हैं मेरे सिग्नल के, तो मेरा जो आ है ना बेटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। इस एटीन्यूएशन को अकाउंट में करने के लिए कि मेरा सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर बनी रहे, जैसा बोला वैसा ही वहां तक पहुंच जाए, अपने को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और किसी भी सिग्नल को दूसरी वेव्स के ऊपर बेटा आपको बिठा के भेजना पड़ता है, जिसको अपन कैरियर वेव बोलते हैं। तो हमारे मैसेज सिग्नल को हम कैरियर वेव के ऊपर बिठा के भेज देते हैं, और कैरियर वेव जो है वो बेटा इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर वो उसके एम्पलीट्यूड वगैरह को कम नहीं होने देती, उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, लॉस अगर होता भी है तो भी उतना तो बच ही जाता है जितना तुमने भेजा था। समझ गए? ये सब चीजें पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए उसकी चिंता मत करना। नेक्स्ट आता है बेटा एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड और कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड द एम्पलीफायर। ठीक है, हाँ, वूफर तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर, याद है? वही
तो एम्पलीफिकेशन इज नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल इन कम्युनिकेशन। ये होता ही है बेटा, अगर एम्पलीफाई नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना है तो एक एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर्स, ये जरूरी है। एनर्जी नीडेड फॉर एडिशनल सिग्नल, है ना, एनर्जी नीडेड फॉर एडिशनल सिग्नल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डीसी पावर सोर्स। तो अलग से अपने को बेटा पावर के सोर्सेज लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं क्लास के अंदर जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो बेटा मेरे को जो माइक में पहनता हूँ उस माइक की आवाज जो है ना, वो मेरी आवाज सबसे पहले किस में जाती है बेटा, एक एम्पलीफायर जो लगा हुआ है उसमें जाती है। एम्पलीफायर ही मेरी आवाज को बढ़ा के स्पीकर के थ्रू आप तक आउटपुट जो है वो भेज रहा है। मेरी आवाज डायरेक्ट आप तक नहीं आ रही है, मेरी आवाज स्पीकर से आप तक आ रही है। स्पीकर से आ रही है मतलब क्या हुआ कि मेरी आवाज में कुछ चेंजेस किए गए होंगे, राइट। वो चेंजेस क्या थे, मैंने जो प्रेशर के वेव फॉर्म में बोला, मेरी उस आवाज को पहले हमारे वायरलेस माइक ने कहाँ पहुंचाया बेटा, एम्पलीफायर में पहुंचाया। उस एम्पलीफायर ने क्या किया, मेरी आवाज के जो सिग्नल था उस वाले सिग्नल के अंदर चेंजेस किए और उसकी जो बेटा इंटेंसिटी थी, स्ट्रेंथ थी, उसको बढ़ा दिया। स्ट्रेंथ को बढ़ा के आउटपुट डिवाइस यानी कि स्पीकर के अंदर फेंका, स्पीकर ने आउटपुट तुम्हारे कानों तक फेंक दिया। अब यही आवाज मेरे को बढ़ानी है, मैं खट 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 उसका वोल्टेज जो है वो वेरी करा रहा होता हूँ। जो वॉल्यूम बटन होता है वो असली में क्या होता है, अपन उसका वोल्टेज पोटेंशियली तो वेरी कराते हैं बेटा, पोटेंशियल वेरी करा है, वहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिला। यही होता है बेटा प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए बेटा पावर सोर्स वगैरह लगता है, बाहर से बिजली लेके ही तो एम्पलीफायर चलाते हैं, अपने आप थोड़ी ना कि मैंने वहां एक आदमी बिठा रखा है जो मेरी आवाज को तोड़ मोड़ के बड़ा कर रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का काम है, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन इज डन एट अ प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन वेयर सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम्स वीकर देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। कहीं बीच में एम्पलीफिकेशन जो है वो किया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के, जहां आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। चलो इसके बाद में बात करेंगे बेटा रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होती है, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जहां तक आप सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बेटा बैंडविड्थ, जैसे तुमने सुना होगा ना 1G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम। तो इनकी बैंडविड्थ जो है ना बेटा वो बिकती है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी तक आपका 1G, उसके बाद में 2G, फिर 3G चलेगा, फिर 4G चलेगा। तो ये जो सारी कहानियां ना बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड होती है। तो बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स। तो अभी 5G फोन आने लगे, तो 5G फोन ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब कि 4G से बढ़िया फोन है ऑब्वियसली। तो बेटा आपके जो इंटरनेट की स्पीड वगैरह जो है वो भी सब क्या हो जाएगी, उसी के हिसाब से बेटर हो जाएगी जब 5G आ जाएगा। तो ये वही चीज है बेटा, आपका इक्विपमेंट जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल, तो सिग्नल कितना स्पेक्ट्रम का पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये चीज आपकी बैंडविड्थ बताती है। अभी बात करेंगे स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में, चिंतित मत हो। नेक्स्ट आता है बेटा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है सुनिए, ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज जो आप लोगों ने दिया है, मैसेज सिग्नल कैनॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस। हम लोगों को पता है बेटा कि जो नॉर्मली मैंने यहाँ पे बोला हाँ, वहां पर सुनाई दे गया हाँ, तो कैसे दे गया, हजारों किलोमीटर दूर। वो ऐसे दे गया क्योंकि आपने सिग्नल के साथ कुछ खेल खेला। खेल का खेल क्या खेला अपन ने, मॉड्यूलेशन किया। तो देखो ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैनॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ रीजंस गिवन, जो अपन ने पढ़े ही थे, ठीक है। देयरफॉर एट द ट्रांसमीटर information contained in the low frequency message signal is superimposed on a high frequency wave। बोल रहा था ना एक कैरियर वेव पे डाल देते हैं, वही चीज, which acts as a carrier of the information। This process is known as modulation and we'll be explaining it later। तीन तरह का होता है बेटा, AM, FM, PM। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये होता है बेटा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ये होता है फेज मॉड्यूलेशन। पर हमें बस यही वाला मॉड्यूलेशन जो है उसके बारे में ज्यादा बात करनी है, ठीक है। फिर प्रोसेस आता है बेटा डीमॉड्यूलेशन का। तो अगर वेव को तूने मॉड्यूलेशन किया है, वेव के साथ में अगर मॉड्यूलेट करके भेजा है उसको, तो बेटा रिसीवर एंड पे आपको डीमॉड्यूलेट भी करना पड़ेगा। डीमॉड्यूलेट का मतलब क्या हुआ, आपका जो सिग्नल, अच्छा सिग्नल जो तुमने कैरियर वेव के साथ में भेज दिया, तो कैरियर वेव रिक्वायर्ड थोड़ी है रिसीवर को, तो वो क्या करता है, मैसेज सिग्नल उससे एक्सट्रैक्ट कर देता है, कैरियर वेव को अलग कर देता है। ये काम किसका है, डीमॉड्यूलेटर का। तो डीमॉड्यूलेशन, तो प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म्ड एज डीमॉड्यूलेशन। ये रिवर्स प्रोसेस है किसका बेटा, मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन के साथ साथ क्या होता है बेटा, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये प्रोसेस बेटा साथ में चल रहा है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से एक टर्म बनती है। देखो क्या टर्म बनी, मॉडेम। ये मॉडेम ही तो लगा हुआ होता है बेटा इंटरनेट चलाने के लिए, देखा होगा ना आप लोगों ने कि यार मेरे पास मॉडेम नहीं है, या मेरा मॉडेम जो है वो रेंज नहीं ले रहा। आजकल बेटा वायरलेस मॉडेम वगैरह आने लगे हैं, जिसके अंदर एक जगह लगा देते हैं, पूरे घर में वाईफाई जो है वो मस्त एकदम चल रहा होता है।
तो वायरलेस मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यही नाम होता है बेटा मॉडेम का, और ये यहीं से आया है। वो मॉड्यूलेट करके सिग्नल भेजता भी है और डीमॉड्यूलेट करके आप तक सिग्नल पहुंचा भी देता है, समझ गए? तो ये नाम यहीं से आता है बेटा, मोडम, जो भी तुम बोलते हो इसको, मैं तो इसको मोडेम भी बोल देता हूँ, है ना, मैडम नहीं बोलता बेटा, मैडम अलग चीज है ना। चलो, इसके बाद आता है बेटा रिपीटर, है ना। रिपीटर्स क्या होते हैं, देखिए, रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। मतलब देख, जो रास्ते में तुम देखते हो ना, एक टावर, दो टावर, तीन टावर, चार टावर लाइन से लगे हुए हैं, तो वो एक के बाद एक बेटा सिग्नल पहुंचाने के लिए अपने को क्या करना होता है, एक सिस्टम डेवलप करना होता है। उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं और उसी को अपन लोग रिपीटर बोलते हैं। तो रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, एम्पलीफाइज इट एंड रीट्रांसमिट्स। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान ले कोटा से मेरे को अमेरिका बात करनी है, अब मेरे को कोटा से अमेरिका अगर बात करनी है तो क्या होगा, मैं अपने यहाँ से एक टावर को सिग्नल भेजूंगा, वो टावर दूसरे टावर को भेजेगा, वो तीसरे, चौथे, पांचवें टावर को ऐसे भेजता रहेगा, टावर टू टावर जाती रहेगी, जब तक वो अमेरिका के टावर तक चीजों को नहीं पहुंचा देता, समझ गए? इस तरह से बेटा सिग्नल जो है ना, वो एक के बाद एक टावर्स के पास में जाता रहेगा, ठीक है। इसीलिए ट्रंक कॉल्स जो होते हैं, इस तरह के जो इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं, उनके पैसे आप लोगों से ज्यादा लिए जाते हैं। आजकल तो कुछ नहीं, इंटरनेट से कर लेते हैं व्हाट्सएप कॉल। वो सस्ता क्यों है? क्योंकि उसके लिए बेटा बहुत सारी लाइंस जो है ना, वो समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की केबलें जो है वो बिछी हुई हैं, और वो तो एक बार बिछ गई तो कहानी खत्म हो गई। टावर टू टावर फेंकने में क्या है ना, एनर्जी के अच्छे खासे पैसे जो है वो लग जाते हैं, एनर्जी के लॉस अच्छे खासे हो जाते हैं। तो ऐसे अमेरिका तक भेजना है तो, और वहीं आपको अगर व्हाट्सएप कॉल करना है तो इंटरनेट है, इंटरनेट तो वैसे ही बेकार की चीज हो रही है आजकल, है ना, फ्री फंड में ही मौजूद है, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंस है ना, यही वाला डिफरेंस अपने को समझना होता है, जो अब हम लोगों को समझ में आ भी रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो रिपीटर लगे होते हैं इसीलिए लगे हुए होते हैं। तो व्हाट्सएप कॉल के इसलिए पैसे नहीं लगते क्योंकि आप इंटरनेट के पहले ही पैसे भर चुके हो कि इतने पैसे आपके लगेंगे अगर आप लोग इतना जीबी इंटरनेट जो है वो बाय करते हो, समझ गए? ये वही है। चलो भाई, ट्रांसमिट्स टू द रिसीवर समटाइम्स विद अ चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी। कभी कभार बेटा कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंज भी हो जाता है। रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। क्यों लगाते हैं? जिससे कि बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज जो है वो बढ़ जाए और बढ़िया हो जाए, ठीक है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एसेंशियली अ रिपीटर स्टेशनड इन स्पेस। असली में कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बेटा लगी हुई है हमारी, जो हमको ऑब्वियसली यहाँ से तो नजर नहीं आती है, तो जो सैटेलाइट्स हैं, दो सैटेलाइट्स आर व्हाट, दे आर रिपीटर्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा सिग्नल जो है हम सैटेलाइट पर ही भेज रहे होते हैं और वो सैटेलाइट जो है वो दूसरी जगह पर उस वाले सिग्नल को ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। जैसे टीवी वगैरह का जो ब्रॉडकास्ट है वो उसी के थ्रू हो रहा है। तो आप देखिए रिपीटर के बारे में बताया, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से सिग्नल बेटा यहाँ गया, जो किसी पहाड़ के ऊपर, एक माउंटेन के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ था, इस एंटीना ने क्या किया, इधर वाले को भेज दिया। यहाँ से यहाँ भेजने में तो बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को, डायरेक्ट कैसे ऐसे भेजना पड़ता सिग्नल को, ठीक है। तो रिपीटर ने क्या किया, इससे इस पे, इससे इस पे, इससे माउंटेन पे, माउंटेन वाले ने इस पे भेज दिया, समझ गए? तो ये सब सिस्टम से मेरे को क्या रखा, मतलब इसके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा ट्रबल थी, तो इन्होंने बोला यार टावर टू टावर ट्रांसफर करके पहुंचा दो, ठीक है। तो ये रिपीटर्स का यूज होता है बेटा। तो ये जितनी भी टर्म्स अभी हम लोगों ने देखी हैं, ये बेटा आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं सीबीएसई के हिसाब से, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, याद रखना, कोई दिक्कत आप लोगों को फिर नहीं आएगी, राइट। आइए आगे देखते हैं बेटा, और बात करते हैं सिग्नल की बैंडविड्थ की, कि आखिर सिग्नल बैंडविड्थ जो है वो आखिर होती क्या है। तो जैसा है ना बेटा, किसी भी चीज की एक फिक्स बैंडविड्थ है, अब उस फिक्स बैंडविड्थ के आप इतना कम जा सकते हो और आप उस फिक्स बैंडविड्थ के इतना आगे तक जा सकते हो, ठीक है ना। ये एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इस फिक्स फ्रीक्वेंसी के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे अपन लोग जा सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे अपन लोग जाते हैं, है ना, तो एक रेंज हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी के, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरी जो रेंज है ना, इस रेंज को अपन लोग बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। जैसे मान ले 50 है, मैं गलती करके 45 तक भी जा सकता हूँ, गलती करके 55 तक भी जा सकता हूँ। तो मेरी जो बैंडविड्थ है वो कितनी हो गई, 55 से 45, यानी कि 10। समझ रहे हो? इस तरह से हम लोग बैंडविड्थ जो है वो निकाल सकते हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर। Each of these has different ranges of frequency. Type of communication system needed for given depends on the band of frequency. असली में बेटा जैसे मैं वॉइस सिग्नल की बात कर रहा हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, यही मेरे को गाने चलाने हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। मेरे को ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरे को टीवी देखना है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो हर चीज की जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा वो अलग है, और उसी के हिसाब से हम लोग चीजों को डिसाइड करते हैं कि कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अपने को लेना है,
ठीक है, रेडियो है तो रेडियो के हिसाब से, टीवी है तो टीवी के हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। फॉर स्पीच सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी रेंज 300 से 3100 हर्ट्ज की आपको चाहिए होती है, इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। देयरफॉर स्पीच सिग्नल्स रिक्वायर्स अ बैंडविड्थ ऑफ 2800 हर्ट्ज, है ना, ये अपने को रिक्वायरमेंट होता है। 300 से 3100, तो ये कितनी बैंडविड्थ हो गई बेटा, 2800 हो गई ना, डिफरेंस ले ले। तो 2800 हर्ट्ज की अपने को क्या चाहिए बेटा, बैंडविड्थ चाहिए फॉर कॉमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, समझ गए। टू ट्रांसमिट म्यूजिक एन अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ ऑफ 20 किलो हर्ट्ज, समझ रहे हो, 20,000 हर्ट्ज पे पहुंच चुके हैं, इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑडिबल रेंज जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज होती है, ये तो अपन वैसे ही जानते हैं, ठीक है। 20 से कम की भी नहीं सुन सकते, 20,000 से ज्यादा की भी नहीं सुन सकते, ये कंडीशन होती है। ये तो ऑडिबल रेंज ऐसे ही लिखी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनो भाई, अब अपने को बोला वीडियो सिग्नल्स के बारे में, तो उसमें बेटा मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। तो बोलते हैं टीवी सिग्नल बोथ वॉइस और पिक्चर जिसमें होती है वो यूजुअली 6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होती है उसके पास। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कई बार, पर एनीवेज, इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ वी हैव कंसीडर्ड ओनली एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर वेव्स, जो हम लोग जानते ही हैं। वन कैन शो दैट दिस रेक्टेंगुलर वेव कैन बी decomposed into superposition of sinusoidal waves of frequency V0, 2V0, 3V0, 4V0 up to nV0, where n is an integer extending to infinity, और V0 यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू लिखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है, इनवर्स। द फंडामेंटल V0 the fundamental frequency V0 प्लस सेकेंड हार्मोनिक एंड फंडामेंटल V0 प्लस क्या हो गया बेटा, सेकंड हार्मोनिक प्लस थर्ड हार्मोनिक आर शोन इन द फिगर। ये देखिए यहाँ पर तेरे को है ना बेटा, एक रेक्टेंगुलर वेव का अप्रोक्सीमेशन जो है वो बता रखा है, जिसको अपन लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, तो अपन ने एक डिजिटल सिग्नल ले लिया। उस डिजिटल सिग्नल को किस तरह से प्रोसेस किया, अपन लोग बेटा सुपर पोजिशन ही कर रहे हैं। अब किस किस का सुपर पोजिशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सुपर पोजिशन हो गया, ये सुपर पोजिशन देखने को मिल रहा है वेव्स का, है ना भाई, ये सुपर पोजिशन देखने को मिल रहा है आप लोगों को वेव्स का। तो ये जितने भी टाइप के बेटा सुपर पोजिशन थे ना, इन वाले सुपर पोजिशन को हम लोगों ने कंसिडर किया, और डिजिटल सिग्नल को भी एनालॉग सिग्नल्स के अंदर तोड़ तोड़ के हम लोग काम में ले लिया, ठीक है, कि फंडामेंटल कहाँ थी, फर्स्ट हार्मोनिक कहाँ थी, सेकंड हार्मोनिक कहाँ थी, उसके हिसाब से, समझ गए बेटा। तो ये सब सुपर पोजिशन के हिसाब से हम लोग खेल खेल लेते हैं। ग्राफ कैसे बना बेटा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में आप लोगों से सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता, इसीलिए आप लोग इस वाले पार्ट को सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, यू कैन ऑलवेज इग्नोर दिस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। किसकी बात होगी, ट्रांसमिशन मीडियम की जो बैंडविड्थ होती है ना बेटा, उसके बारे में बात होगी। आइए देखते हैं। तो सिमिलर टू मैसेज सिग्नल, जैसे बेटा मैसेज सिग्नल की अपने पास में बैंडविड्थ होती है, वैसे ही जो तेरे पास में मैसेज का जो मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू आप लोग जा रहे हो, उस मीडियम के अंदर भी बेटा आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि इस मीडियम को आप किस लेवल तक काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ऑफर डिफरेंट बैंडविड्थ्स। कॉमनली यूज्ड ट्रांसमीटर मीडिया आर वायर, फ्री स्पेस एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। भाई या तो वायर के थ्रू भेज दो या फाइबर ऑप्टिक्स, ये नई नई चीज आई है, और फ्री स्पेस यानी कि हवा, ठीक है। कोएक्सियल केबल इज अ वाइडली यूज्ड वायर मीडियम व्हिच ऑफर्स अ बैंडविड्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 750 मेगाहर्ट्ज। सच केबल्स आर नॉर्मली ऑपरेटेड बिलो 18 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 18 गीगाहर्ट्ज के नीचे ही हम लोग इनको काम में लेते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस यूजिंग रेडियो वेव्स टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोहर्ट्ज टू अ फ्यू गीगाहर्ट्ज, अप टू गीगाहर्ट्ज आता है बेटा। This range of frequencies is further subdivided and allocated for various services as indicated in table 15.2। तो अभी आपको दिख जाएगा बेटा ये टेबल के अंदर। टेबल कहाँ चली गई, चलो कोई बात नहीं, टेबल नहीं भी है तो लिखा तो हुआ ही है थ्योरी। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में टेबल एक बार चेक कर लेना, उसके अंदर सारा यही लिखा हुआ है जो अपन ने यहाँ लिखा है ना। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर्स इज परफॉर्म्ड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज के अंदर, ठीक है। और माइक्रोवेव्स टू अल्ट्रावायलेट, बेसिकली माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट के अंदर चले गए हम लोग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आ रही है, 1 टेराहर्ट्ज से लेके 1000 टेराहर्ट्ज। एन ऑप्टिकल फाइबर कैन ऑफर अ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इन एक्सेस ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज। तो अगर 100 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा कि आप लोगों को ट्रांसमिशन की रेंज चाहिए, तो बेटा आपको बैंडविड्थ 100 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा कहाँ मिल जाती है, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर मिल जाती है, ठीक है। जनरली बेटा आपसे
इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जिसके अंदर आपसे रेंज के बारे में बात की जाए कि अच्छा इसकी रेंज बता, इसकी रेंज बता, इसकी रेंज बता। ना तो कंपटीशन में पूछते हैं, ना ही आपसे किसमें पूछते हैं बेटा, सीबीएसई के एग्जाम के अंदर डायरेक्टली ऐसा कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पर ध्यान रखना है जो स्पेक्ट्रम एलोकेशंस होते हैं ये उसी हिसाब से होता है। तुमने सुना होगा ना 2G बैंडविड्थ का अभी मतलब नीलामी चल रही है, ठीक है, 4G बैंडविड्थ की चल रही है, 5G बैंडविड्थ की चल रही है, अभी 5G की टेस्टिंग चल रही है जैसे इंडिया में, वही सब। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशंस आर अराइव्ड एट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU काम करती है इस पे, एडमिनिस्टर्स द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोकेशंस। क्योंकि बेटा अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भी अगर हम लोग बेटा रिसीव कर रहे हैं फोन वगैरह के ऊपर तो वो भी समस्या है, ठीक है। आपने देखा होगा टावर के आसपास जो है वो रेडिएशन की बातें लोग करने लगते हैं। वो क्यों करते हैं रेडिएशन की बातें? क्योंकि बेटा यही सारी कहानी जो है वहां पर आ जाती है। हमेशा खतरा लिखा होता है कि टावर के आसपास घर नहीं होने चाहिए, या टावर जो है वो घरों के आसपास नहीं होने चाहिए। तुमने सुना होगा बीच में बहुत सारे टावर बेटा एकदम कॉलोनीज के अंदर लगने शुरू हो गए थे। बाद में पता लगा कि वो तो जो टावर है उससे बेटा लोग जो है वो बीमार होने लगे, सर दर्द की समस्याएं होने लगी, ठीक है, और ये सब चीजें। तो ये बेटा टावर जो है वो रेडिएशन छोड़ता है। आपके फोन की भी एक SAR वैल्यू होती है, आपने सुना होगा। ये सब बेटा रेडिएशन डिपेंडेंसी होती है जो आप लोगों को बचना होता है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी को बहुत सोच समझ के एलोकेट करना पड़ता है, और जो स्पीड वगैरह है उन सब चीजों को भी बहुत सोच समझ के आप लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई, अब बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो आपकी है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके भी परपेंडिकुलर। तो जब हम लोग बेटा रेडियो वेव्स लेते हैं, एन एंटीना एट द ट्रांसमीटर रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, which travel through the space and reach the receiving antenna at the other end. As the EM wave travels away from the transmitter, strength of the wave keeps on decreasing. भाई जैसे जैसे आप ट्रांसमीटर से दूर जाओगे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, यानी एटीन्यूएशन हो रहा है। Several factors influence the propagation of EM waves and the path they follow. At this point, it is also important to understand the composition of the Earth's atmosphere, as it plays a vital role in the propagation of EM waves. बेटा जो EM waves आ रही हैं उनके प्रोपेगेशन में आपका एटमॉस्फेयर भी जो है वो काम आता है। अभी देखते हैं किस तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, आओ देखें। तो सबसे पहली जो आ गई ना बेटा इसके अंदर, वो आ गई ग्राउंड वेव्स, ठीक है। ग्राउंड वेव्स मतलब ग्राउंड से चिपकी चिपकी सी चलती है ना, और ग्राउंड के साथ ही इनके लॉसेस भी हो जाते हैं। ग्राउंड वेव्स जो होती हैं इनके अंदर लॉसेस भी बेटा बहुत जोरदार होता है। एंटीना के थ्रू हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन करते हैं, तो टू रेडिएट सिग्नल्स विद हाई एफिशिएंसी, बहुत हाई एफिशिएंसी होती है बेटा इनकी। द एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द सिग्नल, और एटलीस्ट लैम्डा बाय 4। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन्स में भी है, साइज ऑफ द एंटीना। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लो मैं, मेरे पास में जो लैम्डा है ना बेटा, लैम्डा की जो वैल्यू है मान ले मैं तेरे को दे दूं 1000 मीटर, बहुत हाई वेवलेंथ जो है बेटा वो ले लूं, 1000 मीटर की वेवलेंथ का ट्रांसमिशन करना चाहता हूं। 1000 मीटर की जो वेवलेंथ है उसका ट्रांसमिशन करना है, तो 1000/4 यानी कि 250 मीटर ऊंचा तेरे को टावर बनाना पड़ेगा। तो तू पागल नहीं हो जाएगा? सोच के देख, लैम्डा बाय 4 का टावर रिक्वायर्ड होता है, तो 250 मीटर ऊंचा तेरे को टावर बनाना पड़ेगा। तो टावर बनाने में ही खेल खत्म हो जाएगा। तो बेटा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन करते हैं, जिससे कि वेवलेंथ जो है वो मिनिमाइज होती रहे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशंस के ऊपर क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो कम आएगी, और अगर वेवलेंथ आपकी कम आएगी तो साइज ऑफ द टावर जो है ना बेटा वो बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता हो तो आपके ईयरफोन जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर इन केस ऑफ FM। पहले जो बेटा फोन आते थे, आजकल तो इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें चल जाती हैं, पहले जो फोन आते थे उनके अंदर आप लोगों के जो बेटा पिन लगाते थे अपन लोग, 3.5 mm जैक फोन में लगाते थे, तभी रेडियो जो है बेटा वो ऑन होता था। उसका कारण क्या था कि वो खुद जो आप लोगों के ईयरफोन्स होते थे वो आपके रिसीवर का काम किया करते थे, वो आपके ट्रांसमीटर का काम भी किया करते थे, ठीक है। आजकल तो ईयरबड्स आ गए हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्टाइल वाले, तो वो बेटा ये सब काम जो है वो नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। उसके थ्रू तुम सोचो अगर मैं FM रेडियो सुन लूंगा तो यू कैन नॉट। पर जो पुराने वाले अपने फोन वगैरह भी आते थे जिनके अंदर 3.5 mm जैक आता था, ठीक है, उन वाले फोन्स के अंदर तो बेटा वही वाला फंडा लगता था, है ना। पहले के फोन्स के अंदर जब तक आप ईयरफोन नहीं जोड़ेंगे, लिखा हुआ आ जाता था, बिना ईयरफोन के FM चालू करो ना अगर, तो लिखा आ जाता था प्लग इन योर ईयरफोन इन ऑर्डर टू एंजॉय द FM, ऐसे, ठीक है।
तो λ/4 हाइट का टावर चाहिए और इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी हाई लगता है, ये वाली बात ध्यान रखिए। तो एंटीनास हैव लार्ज फिजिकल साइज एंड दे आर लोकेटेड वेरी नियर टू द ग्राउंड। इन स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, ऐसे एंटीनास के लिए ग्राउंड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ द सिग्नल। ठीक है, ग्राउंड का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आता है बेटा। मोड ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड सरफेस वेव ट्रांसमिशन या प्रोपेगेशन एंड द वेव ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेव जो है वो एकदम अर्थ के सरफेस से सटी सटी चलती है, जोरदार एकदम सट के, ऐसा नहीं कि एकदम चिपक के चल रही है, ऊपर चलती है बेटा सरफेस के। ठीक है, अ वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड। बेटा ये जो वेव जाती है ये ग्राउंड के अंदर एक करंट इंड्यूस कर देती है, ओवर विच इट पासेस एंड इज एटीन्यूएटेड, यानी कम हो जाता है इसका जो बेटा सिग्नल है एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जो बेटा इस वाली वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके कारण एटीन्यूएशन होता है और जो सिग्नल है वो आपका कमजोर पड़ जाता है। द एटीन्यूएशन ऑफ सरफेस वेव्स इंक्रीजेस वेरी रैपिडली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं बेटा, ये जो लॉसेस हैं ये भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे तो बेटा ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और ज्यादा एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप लोगों के पास में जो बेटा वेव है उसकी जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी, मतलब कि आपकी वेव बहुत ज्यादा एटीन्यूएट हो जाएगी। ठीक है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटेड पावर एंड फ्रीक्वेंसी। जो बेटा हम लोग कर पाते हैं वो कुछ मेगाहर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसीज का जो ट्रांसफर है बेटा वो कर पाते हैं ग्राउंड वेव से, बहुत ज्यादा हम लोग बेटा इसके थ्रू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वेव बेसिकली एक एफिशिएंट वे तो है, पर बेटा बहुत लो फ्रीक्वेंसीज के लिए, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए अगर हम लोग ग्राउंड वेव काम में लेते हैं तो बेटा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो डोंट यूज ग्राउंड वेव फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसी के लिए काम में लो तो बढ़िया एफिशिएंट ट्रांसफर जो है वो हो जाता है ना। इसके बाद आती है बेटा स्काई वेव्स। नाम तो कितना सुंदर है, स्काई वेव्स, है ना। तो चलो देखते हैं। इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अ फ्यू मेगाहर्ट्ज अप टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्योंकि आयनोस्फीयर ही बेटा वो रीजन है जहां पर आप लोगों को बेटा जो आयंस हैं वो मिल जाते हैं, और अगर आयंस मिल गए मतलब वहां पर बेटा रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेव जो होती है हमारा जो सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, उसको ऊपर भेज देते हैं आयनोस्फीयर के अंदर, है ना, है ना। तो क्या होता है बेटा, बैक टुवर्ड्स द अर्थ आ जाता है वो। दिस मोड ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, एसडब्ल्यू, शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट। शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है बेटा, एसडब्ल्यू, ध्यान रखिएगा, है ना। The ionosphere is so called because of the presence of large number of ions या फिर charged particles. It extends from a height of 65 to about 400 किलोमीटर। बेटा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्काई वेव से, पहले ही बता रहा हूँ मैं सीबीएसई में कि एक्सप्लेन द स्काई वेव ट्रांसमिशन, तो इसीलिए ढंग से पढ़ लो। ठीक है, above the earth surface ionization occurs due to the absorption of ultraviolet rays and other high frequency radiation जो सन से आ रहा है। ठीक है, by air molecule. Ionosphere is further subdivided into several layers, details of which ये बेटा टेबल के अंदर होती है ionosphere की लेयर। Degree of ionization varies with the height. Density of atmosphere decreases with height. At great heights, the solar radiation is intense, but there are few molecules. ठीक है, बहुत हाइट के ऊपर जब जाते हैं अपन लोग तो वहां पर बेटा रेडिएशन तो बहुत ज्यादा होता है, पर मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े से कम होते हैं। ऐसे ही जब आप आयनोस्फीयर में नीचे की तरफ होते हैं तो वहां पर बेटा आपके रेडिएशन तो कम हो जाता है, पर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा होता है। तो अपने को जो अच्छी एफिशिएंसी मिलती है ना वो कहीं सेंटर में मिलती है। मतलब आयनोस्फीयर अगर मान लो इतना बड़ा है तो ऊपर क्या होगा, रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया नीचे क्या हो गया, रेडिएशन कम हो गया, और जो मॉलिक्यूल्स है बेटा आयंस जो है वो ज्यादा हो गए। तो इसलिए कहीं सेंटर में अपने को क्या मिलती है बेटा, मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्शन जो है वो मिल पाता है। तो यही लिखा है, एट ग्रेट हाइट सोलर रेडिएशन इज इंटेंस बट देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स टू बी आयनाइज्ड क्लोज टू द अर्थ इवन दो द मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, रेडिएशन इंटेंसिटी इज लो, सो दैट द आयनाइजेशन इज अगेन लो। तो इसीलिए बीच में क्या लिखा है, हाउएवर at some intermediate heights there occurs a peak of ionization density। तो इसीलिए कहीं सेंटर में से ही क्या हो रहा होता है बेटा, आपका जो ट्रांसफर है ना बेटा वो हो रहा होता है आपके मॉलिक्यूल्स का। अभी डायग्राम से भी बता देता हूँ। आयनोस्फीयर लेयर एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टर फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। 3 से करीब 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज के लिए रिफ्लेक्टर की तरह काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 30 पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर। बेटा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेज है ना वो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं और पता नहीं कहाँ जाती हैं, एलियंस के पास, अपन नहीं जानते। These phenomena are shown phenomena of bending of EM waves so that they are diverted towards the earth is similar to TIR in optics। बिल्कुल बेटा जैसे TIR होता था वैसा ही है। तो देखिए तेरा टावर है अब तूने अगर बेटा सिग्नल जो है वो ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज वाला भेज दिया
तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो चला गया स्पेस में, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ठीक है। पर अगर बेटा तूने एक रेंज को फिक्स रखा और ये तेरी आयनोस्फीयर की लेयर है, ठीक है, तो कहीं कुछ सेंटर के अंदर आप लोगों की वेव का क्या हो जाता है बेटा, रिफ्लेक्शन हो जाता है आयंस के थ्रू। ये आपका सिग्नल था, ये गया यहाँ से बेटा टकराया और अर्थ पर पहुंच गया। तो यहाँ के टावर से हम लोग बेटा जो टावर यहाँ लगा हुआ था इस वाले टावर तक आराम से जो सिग्नल है वो भेज सकते हैं और रिसीव करवा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज के अंदर ये अपने को बहुत भयंकर रूप से काम आता है, इसीलिए इसको स्काई वेव प्रोपेगेशन भी हम लोग नाम देते हैं। स्काई के अंदर वेव फैक्टर होता है, ठीक है। जो हम लोग जैसे दुआ वगैरह भेजते हैं ना, तो दुआ भेजी तो वो आसमान से टकरा गई और लौट के आ गई, तो वो गाना जो है वो स्काई वेव के ऊपर ही बना था, समझे बेटा। बहुत ही खराब जोक, पर आ जाओ। इसके बाद में आती है बेटा स्पेस वेव। अब स्पेस वेव का मतलब ये नहीं है कि स्पेस में फेंक देते हैं इसको, है ना, और स्पेस से कोई एलियन रॉकेट जो है वो घूम रहा है वो आपको वापस फेंक देता है, ये अलग टाइप की है, ध्यान दीजिएगा। अनदर मोड बाय स्पेस वेव्स, स्पेस वेव ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। एकदम ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये आपका बेटा रिसीविंग एंटीना लगा है, एकदम बढ़िया स्ट्रेट लाइन के अंदर जाती है, और रास्ते में कोई आ गया, मान ले बिल्डिंग आ गई, तो इसका खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। नाम तो स्पेस वेव है। स्पेस वेव्स आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट मतलब जैसे मुझे तुम लोग जहां तक देख रहे हो ना, मैं उसी तक अपनी जो रेज है ना बेटा वो फेंक सकता हूँ। तो जहां तक मेरा लाइन ऑफ साइट जा रहा है वहीं तक मेरी जो रेज है ना बेटा वो चली जाती है, जो सिग्नल है बेटा वो चले जाता है, तो इसीलिए इसको लाइन ऑफ साइट या LOS कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हम लोग काम में लेते हैं, क्योंकि अपन लोग ऊपर भी सीधे सैटेलाइट को देखते हैं ना, तो उस तक भी सीधे सीधे फेंक देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। एट फ्रीक्वेंसीज अबव 40 मेगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन इज एसेंशियली लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट। अगर 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का आपका कम्युनिकेशन है तो बेटा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ही होगा, और कोई कम्युनिकेशन ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। एट दीज फ्रीक्वेंसीज एंटीनास आर रिलेटिवली स्मॉलर एंड कैन बी प्लेस्ड एट हाइट्स ऑफ मेनी वेवलेंथ्स अबव द ग्राउंड। जैसे तुमने देखा होगा टाटा स्काई का एंटीने इतने सारे लगे रहते हैं, तो एक ही सैटेलाइट है ऊपर जो बेटा सिग्नल को फेंक रही है सब जगह, है ना। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर कॉलोनी के अंदर, है ना, जो आपका डायरेक्शन ऑफ एंटीना होता है वो भी बेटा उसी के हिसाब से डिसाइड होता है जिस डायरेक्शन के अंदर सैटेलाइट जो है बेटा वो घूम रही है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट है ना, उसी के हिसाब से आपके एंटीना की डायरेक्शन को भी फिक्स कर देते हैं कि वो एंटीना के ऊपर सैटेलाइट हमेशा इधर ही आती है, तो आपको सिग्नल जो है वो वहीं मिलता है। तो इस तरह से बेटा टाटा स्काई ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ साइट नेचर ऑफ प्रोपेगेशन डायरेक्ट वेव्स गेट ब्लॉक्ड, डायरेक्ट वेव्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए क्या होता है जब बादल आ जाते हैं तो आपके लिखा हुआ आ जाता है टीवी के अंदर, है ना, कि अभी सिग्नल जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुकिए, या अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख लो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो बहुत तेज बारिश या बादल आने पे टाटा स्काई फुस हो जाता है, ठीक है। Gets blocked at some point by the curvature of the earth as illustrated. If the signal is to be received beyond the horizon, then the receiving antenna must be high enough to intercept the line of sight waves. ठीक है, तो वो तो देख अलग कहानी हो गई कि ऊपर से अपन ने सैटेलाइट से फेंका। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो असली में तो अर्थ का कर्वेचर है, असली में अर्थ स्ट्रेट थोड़ी है, असली में तो अर्थ आप लोगों की ऐसे कर्व्ड है ना बेटा, ऐसे। तो मान ले मेरे पास में जो टावर है ना बेटा वो यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। अब मान ले कम हाइट का टावर था, ऐसा टावर था मेरे पास, तो इससे जो सिग्नल निकल के जा रहा था ना, इससे मेरे को सिग्नल मान ले यहाँ भेजना था, तो इससे यहाँ सिग्नल कैसे भेजूंगा, यहाँ तो कर्वेचर से ब्लॉक हो जाएगा ना सिग्नल। तो इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से बेटा टावर की हाइट बनाते हैं दोनों तरफ, जिससे कि अपन लोग लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जो है ना बेटा वो कर सके। अब देख तू यहाँ पे आराम से इसको भेज सकता है, भेज पा रहा है ना, तो इसी को बेटा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जो है अपन लोग नाम देता है। चाहे ऐसे भेज लो, चाहे इसकी तरफ से ऐसे भेज लो, टू वे प्रोसेस है बेटा वो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो अर्थ के कर्वेचर के कारण भी कई बार आपका जो सिग्नल है ना वो इस तरह से ब्लॉक हो गया, तो आपका ब्लॉक सिग्नल है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए इसलिए हम लोग टावर वगैरह है ना कई ऊंची ऊंची हाइट्स के ऊपर लगाते हैं और उसी के हिसाब से मैनेज करते हैं सब कुछ। ऐसे ही इसका अर्थ का कर्वेचर वगैरह निकाल के हम लोग सब क्या करते हैं बेटा, जो हाइट ऑफ टावर वगैरह है वो भी बहुत इजीली निकाल लेते हैं, और ये जो रेंज है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आओ चलो देख लें किस तरह से करते हैं, बड़ा आसान है। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया, ये देख, इधर ट्रांसमिटिंग एंटीना का टावर की हाइट और ये तेरे रिसीविंग एंटीना वाले टावर की हाइट, ठीक है। ये देख यहाँ से सिग्नल भेजा, एकदम अड़ता 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 अर्थ पे अड़ता अड़ता यहाँ पर पहुंच गया,
ठीक है, ये डीएम क्या लिखी हुई है बेटा, आपकी पूरी की पूरी डिस्टेंस ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेके आपकी रिसीविंग एंटीना तक की। ठीक है, देख पा रहे हैं, वही वाली चीज बेटा यहाँ पर अपने को देखनी है। तो इफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज एट अ हाइट ht, ठीक है, देन यू कैन शो दैट डिस्टेंस ऑफ द होराइजन dt इज गिवन एज dt इक्वल्स टू √2r/ht। तो बेटा dt जो है ना, ये होराइजन तक की डिस्टेंस है। होराइजन मतलब ये वाला पॉइंट, जहां तक आप लोगों को चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, इसके आगे की चीजें तो नजर ही नहीं आएंगी, है ना। तो होराइजन बेटा यहाँ पर आ गया आपके लिए, और ये dt की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, √2rh, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तो अपने को पता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6400। dt इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियो होराइजन ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। ध्यान रखना है वाली टर्मिनोलॉजी। विद रेफरेंस टू फिगर 15.5 जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस dm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज बता रखी है बिटवीन द टू हैविंग हाइट्स ht एंड hr, तो अगर ये बेटा √2r/ht है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लिखा लूंगा तो √2r/hr होगी, और ये कितनी है, √2r/ht, इन दोनों को जोड़ दे तो dm आ जाएगा, यानी कि रेंज आ जाएगी। तो ये देख, तो √2r/ht प्लस √2r/hr, ये आपकी रेंज आ गई। डायरेक्ट क्वेश्चन इन कॉम्पिटिशंस एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड। तो ये ग्राउंड वेव और सॉरी स्पेस वेव जो है ना, ये भी आप लोगों के लिए बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसमें डेरिवेशन, ये डायग्राम वगैरह जो है ये सब आपसे बनवाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम लोग निकाल सकते हैं बेटा डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी फंडा है ना भाई। चलो, तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव लिंक्स एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स दैट यूज स्पेस वेव मोड ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो टीवी के अंदर माइक्रोवेव लिंक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसा मैं अभी टाटा स्काई वगैरह बता रहा था, ये सब बेटा आपके कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जो स्पेस वेव काम में ले रहे हैं। ठीक है, बाकी अपन लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखो कैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर है, ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, ये आपका आयनोस्फीयर वाली वेव है। ठीक है, ये आपको देखो स्पेस वेव फेंका सीधे, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ देखो कुछ वेव्स ऐसी थी, लाइन ऑफ साइट करवाने के लिए अपन आयनोस्फीयर को पार करा गए, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो उसके भी ऊपर अपन लोगों ने रख रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन सीधे सैटेलाइट पे यहाँ से यहाँ पहुंचा, सैटेलाइट ने यहाँ से यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, ये आपकी ग्राउंड वेव हो गई बेटा, टावर टू टावर, जैसा आप देख सकते हैं, है ना बेटा। और ऐसे ही यहाँ से डायरेक्ट प्लेन पे सिग्नल भी भेज सकते हैं, जैसे भी आप लोग करना है। तो एक डायग्राम जो है वो आपको बना के दे रखा है। आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन अगर हम लोग करा देंगे बेटा TIR की तरह, तो आपकी स्काई वेव आ जाएगी। तो ये कौन सी है, स्काई वेव। ये कौन सी थी बेटा, स्पेस। और ये कौन सी है, ग्राउंड। समझ गए। तो एक साथ सब कुछ आप लोगों को बना के यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। और अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मॉड्यूलेशन की। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट होने के बाद में हमारी बारी किसकी आती है, मॉड्यूलेशन वाले पार्ट की। तो आइए जरा मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं, और उसकी नेसेसिटी जो है बेटा क्या है, उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए भाई, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैसेज सिग्नल्स को अपन लोग बेसबैंड सिग्नल्स का भी नाम देंगे, है ना। तो अगर बेसबैंड सिग्नल लिखा हो तो समझ जाना मैसेज सिग्नल की बात हो रही है, which essentially designate the band of frequencies represent the original signal। बेस बैंड का मतलब, बेस जो है ये हमारा ये है, और बेस का बैंड जो है वो ये है, इसलिए उसका नाम जो है बेस बैंड रख दिया। ठीक है, as delivered by the source of information, no signal is a single frequency sinusoid but it spreads over a range of frequencies। अपनी आवाज ही बेटा हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना। तो आप खुद ही सोचो, ये जो सिग्नल वगैरह हम लोग फेंक रहे हैं दूसरी तरफ, कभी हम लोग जोर से चिल्ला रहे हैं, कभी धीरे धीरे बात कर रहे हैं, कभी आवाज बदल के बात कर रहे हैं, तो बेटा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर आपके जो सिग्नल्स हैं वो लाई करते हैं, जिसको अपन लोग सिग्नल की बैंडविड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज वी विश टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है ना, जो कि क्या होती है, लेस देन 20 किलोहर्ट्ज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टली। अब ये चीज किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके बारे में हमसे बात की गई है। तो बेटा सबसे पहली डिपेंडेंसी किस पे, साइज ऑफ एंटीना, जो अपने को चाहिए। एंटीना का साइज जो है उसके बारे में हमें पता लगता है कि भाई एंटीना साइज जो है वो λ/4 इन डायमेंशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर λ/4 डायमेंशन का होगा तो मजा आ जाएगा। अब सोच के देख कि अगर मैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है, तो उसकी वेवलेंथ बेटा 15 किलोमीटर आती है। जब तू वेवलेंथ निकालता है ना 20,000 हर्ट्ज के हिसाब से, तो 15 किलोमीटर की वेवलेंथ जो है वो निकल के आती है। अब 15 किलोमीटर की वेवलेंथ का λ/4 जब तू करेगा, ठीक है, तो तेरे पास में करीब करीब 4 किलोमीटर हाइट का टावर आ जाएगा।
तो वो तू नहीं बना सकता, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो हमारा बेसबैंड सिग्नल है, इस बेसबैंड सिग्नल को बिठा देते हैं कैरियर वेव के ऊपर जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि पॉसिबल नहीं था बेटा, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। हेंस डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ सच सिग्नल्स इज नॉट प्रैक्टिकल। इसलिए हम ट्रांसमिशन को एक रीजनेबल एंटीना के पास ले जाते हैं, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर दी तो बेटा वेवलेंथ सिर्फ 300 मीटर रह जाती है, और वेवलेंथ अगर 300 मीटर रह गई तो लैम्डा बाय 4 यानी 300/4 कर देगा, तो 100 मीटर से भी छोटा जो आप लोगों का टावर है बेटा वो आप लोगों का रिक्वायर्ड रहेगा, करीब करीब मतलब लेस देन 80 मीटर्स का जो टावर है वो लगेगा, जो हमारे लिए बनाना पॉसिबल है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसलेटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन आवर ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल इनटू अ हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी बिफोर ट्रांसमिशन। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बेटा हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दें। दूसरी बात, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना। एंटीना जो पावर रेडिएट कर रहा है उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था, रेडिएशन है ना। तो थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ रेडिएशन shows that power radiated is proportional to L upon lambda square। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। L upon lambda के स्क्वायर से आपकी पावर जो है रेडिएटेड प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है ना, ध्यान रखिए। दिस इंप्लाइज दैट फॉर द सेम एंटीना लेंथ, सेम एंटीना लेंथ के लिए पावर रेडिएटेड जो है बेटा वो आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है अगर हम लोग वेवलेंथ को कम करते हैं, ठीक है। 1 upon lambda स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ रही है ना लेंथ, अगर तू कांस्टेंट कर देगा तो अगर लैम्डा स्क्वायर से इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो अगर लैम्डा बहुत कम भी ले लेंगे तो बेटा पावर रेडिएटेड बहुत बढ़ जाएगी। तो पावर रेडिएटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग लैम्डा, दैट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो फिर एक समस्या आ गई, हेंस द इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय लॉन्ग वेवलेंथ बेसबैंड सिग्नल वुड बी स्मॉल, ठीक है। फॉर अ गुड ट्रांसमिशन वी नीड हाई पावर्स। कैसी पावर चाहिए बेटा, हाई पावर चाहिए। एंड हेंस दिस आल्सो पॉइंट्स आउट द नीड ऑफ यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। तो अपने को जो हाई पावर चाहिए ना बेटा, वो भी आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर आ रही है। मतलब कि अगर लैम्डा तेरा ज्यादा होगा तो पावर तेरी कम होगी, और लैम्डा कम होगा तो पावर ज्यादा होगी। लैम्डा कम ही मेरे को चाहिए होता है, ठीक है। तो कितनी जोरदार बात है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ानी ही है, अपनी बात खत्म, ठीक है। ये बात बहुत जोरदार हो गई। नेक्स्ट आया बेटा मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। अलग अलग ट्रांसमीटर के सिग्नल मिक्स हो सकते हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट अगेंस्ट ट्रांसमिटिंग द सिग्नल इज मोर प्रैक्टिकल, ठीक है बेटा। सपोज मेनी पीपल आर टॉकिंग एट द सेम टाइम or many transmitters are transmitting the baseband information, so all these signals will get mixed up and there is no simple way to distinguish between them. This points out towards a possible solution by using communication at high frequencies and allotting a band of frequency। यही सबसे खास बात है, allotting a band of frequency to each message signal for its transmission। सबका अपना एक अलग frequency channel जो है वो provide कर दिया गया, समझ गए। सबको अपना अलग एक फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, तू इस पे बात कर, तू इस पे बात कर, तू इस पे कर, तू इस पे कर, समझ गए। अदरवाइज मिक्सिंग हो गई वैसे ही बेटा गड़बड़ हो गई, समझे। तो इसीलिए हमारे पास में एक अलग एक यूनिक नंबर होता है जिसकी बात की गई है। अब आर्गुमेंट सजेस्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसलेटिंग द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड मैसेज और इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी वेव बिफोर ट्रांसमिशन, ठीक है, सच दैट द ट्रांसलेटेड सिग्नल कंटिन्यूज टू पजेस द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ओरिजिनल सिग्नल। तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बिठा देते हैं वेव बिफोर ट्रांसमिशन, सच दैट ट्रांसलेटेड सिग्नल कंटिन्यूज टू पजेस द इंफॉर्मेशन। तो रहे ही सही, ठीक है, और ट्रांसफर जो है बेटा वो आराम से हो जाए। इन डूइंग सो वी टेक द हेल्प ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नोन एज द कैरियर वेव। बिना कैरियर वेव के कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड अ प्रोसेस नोन एज मॉड्यूलेशन व्हिच अटैचेस इंफॉर्मेशन टू इट, ठीक है। The carrier wave may be continuous or in the form of pulses as shown in figure। अभी आपको बता देते हैं, ये आपके बेटा कैरियर वेव जो है या तो कैसी हो सकती है आपकी, आराम से बेटा साइनोसॉइडल तो हो ही सकती है, साथ साथ बेटा पल्स फॉर्म में भी हो सकती है, डिजिटल फॉर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको कैरियर वेव का देख इक्वेशन लिख दी, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई कैरियर वेव की, वेयर सी टी इज द सिग्नल स्ट्रेंथ, है ना। अब ये वोल्टेज और करंट दोनों ही हो सकते हैं, पोटेंशियल के फॉर्म में या करंट की फॉर्म में। AC इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा सब लोग आपको पता है बेटा, ये टर्मिनोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एनी ऑफ द 3 पैरामीटर्स, या तो एम्पलीट्यूड वेरी कराओ, या बेटा फ्रीक्वेंसी वेरी कराओ, या फिर बेटा फेज वेरी कराओ। तो 3 पैरामीटर्स को वेरी करा के हम लोग सारे काम कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो हम लोग बेटा फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी कैन कंट्रोल द कैरियर वेव बाय दिस, राइट।
दिस रिजल्ट्स इन 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बेटा किस तरह से आपके पास में एक कैरियर वेव जो है बेटा वो बनी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों का मैसेज सिग्नल है, ये आपका मैसेज था, ये आपकी बेटा कैरियर है ना। अब अगर आप लोगों ने एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव बेटा पहली पहली आपको नजर आ रही है। इसी तरह से अगर आपने बेटा फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया तो आपको ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है बेटा वो नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपने फेज को मॉड्यूलेट किया, ये बेटा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और ये क्या है आपका फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपसे जो पूछा जाता है वो बेटा यही पूछा जाता है, तो इसलिए चिंता मत करना, ये आपकी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला पार्ट है बेटा वो है, तो यही आपसे पूछते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ सी वाला जो पार्ट है वो बनाना होता है। ए और बी अगर आप लोगों से बनवा लें तो आप मैसेज सिग्नल और कैरियर वेव को बस सुपरपोज करा के ऐसा बना देना। अब ये डिजाइन आपको डेवलप करना होगा, एग्जाम में आप लोग कर लेना। सुपरपोजिशन कैसे किया, दोनों को जोड़ दिया, उसको बेटा सॉल्व करवाया जाता है आप लोगों से, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बेटा देख कुछ अलग अलग प्रकार के मॉड्यूलेशन के बारे में बताया गया है। सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स आर पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स ड्यूरेशन और पल्स विड्थ एंड पल्स पोजीशन डिनोटिंग द टाइम ऑफ राइज और फॉल ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भाई इसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन आर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पैम, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन पीडीएम या फिर पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और बेटा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन पीपीएम। तो इस तरह से अपने को अलग अलग प्रकार के क्या दे दिए गए बेटा, पल्स के जो मॉड्यूलेशन हो सकते हैं उनके बारे में बता दिया गया। हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसीलिए ये वाले पार्ट से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में बात करेंगे। तो देख बेटा, तेरा मैसेज सिग्नल के ऊपर मैंने कैरियर वेव को डाल दिया, तो तेरे पास में क्या बच गया, देख ले, ये बचा AC प्लस AM साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा CT। ठीक है, ये आपके पास में बच गया जब तुम लोगों ने मैसेज सिग्नल के ऊपर क्या डाल दिया बेटा, आपने एक कैरियर वेव को डाल दिया, तो इसको अपन मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। ये जो सिग्नल है ये क्या कहलाता है बेटा, ये सिग्नल आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटेड वेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लिया बेटा AC, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। इसको बेटा जब हमने आगे सॉल्व किया तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, मैसेज सिग्नल अलग से नजर आ रहा है। ठीक है, और इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, इसके अंदर जो टर्म है ना उसको अपन म्यू बना सकते हैं। म्यू कौन सी टर्म थी, ये जो आपने AM अपॉन AC लिखा ना बेटा, ये वाली टर्म म्यू है, और इसको अपन मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। दिस म्यू इज कॉल्ड व्हाट, ये रहा AM अपॉन AC इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इन प्रैक्टिस म्यू इज केप्ट लेस देन इक्वल टू 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन जिससे नहीं हो इसकी वैल्यू को हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रखा जाता है। मतलब कि जो मैसेज सिग्नल और जो कैरियर वेव के जो एम्पलीट्यूड है ना, वो करीब करीब बराबर होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियस है बेटा कि आपके कैरियर वेव की ज्यादा है, पर जो एम्पलीट्यूड है दोनों की दोनों वेव की, वो दोनों आपको करीब करीब बराबर, या फिर कैरियर वेव का जो बेटा आप लोगों का क्या है, जो आप लोगों का एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा रखा जाता है। जनरली बराबर रख के चलते हैं, पर या तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा रखो या फिर बेटा बराबर रखो AM से, तो अपना काम जो है चलता रहता है और डिस्टॉर्शन ऐसे में नहीं आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये आपके कंपटीशन JEE के अंदर ये वाला सवाल आपसे पूछा गया था डायरेक्टली, कि म्यू की वैल्यू को कहां से कहां तक रखा जाता है और उसके कंपैरिजन में ऐसा क्यों है, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन ए साइन बी, उसकी वैल्यू बेटा हाफ एंगल से लिख दी मैंने, हाफ कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आ जाता है। ठीक है, अप्लाई करना है बेटा, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जब इस मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देख के अप्लाई करना बेटा खुद से, जरूरी है। थोड़ा बहुत खुद से पढ़ोगे तब आएगा बेटा, नहीं तो एग्जाम में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मैसेज सिग्नल, ये जो मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू के अंदर आप लोग देखते हैं बेटा, एक तो ये वाली फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, एक बेटा ये वाली फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, और एक करती है ओमेगा C एग्जिस्ट। ठीक है, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को ध्यान से देख, ओमेगा C माइनस ओमेगा M और बेटा ओमेगा C प्लस ओमेगा M। तो बेसिकली तीन फ्रीक्वेंसीज का एग्जिस्टेंस है, ओमेगा C, यहाँ हुआ बेटा ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और यहाँ क्या हुआ बेटा ओमेगा C प्लस ओमेगा M। देख पा रहे हो, ये जो चीज लिखी है ना बेटा, यही वाली चीज आप लोगों की बेसिकली बैंडविड्थ है। ठीक है, बैंडविड्थ कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक की, यानी कि ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस कितना बेटा, जल्दी बता, ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ये दोनों कट गए, आपके पास क्या आ गया बेटा, 2 ओमेगा M।
ये आपकी क्या है बेटा, बैंडविड्थ। तो इस इक्वेशन को देख के ही अपने को पता लगता है कि हमारी बैंडविड्थ जो है बेटा वो कितनी आ रही है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो देख, हेंस हियर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम and omega c plus omega m are respectively called the lower side and upper side frequencies। मतलब ओमेगा सी से कम, ओमेगा सी से ज्यादा, और इनका नामकरण क्या कर दिया बेटा, लोअर साइड एंड अपर साइड फ्रीक्वेंसी। इसको अपन लोग बोल देते हैं बेटा LSF, और इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं बेटा, USF। ठीक है ना बेटा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल नाउ कंसिस्ट ऑफ द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ये प्लस 2 साइनसॉइडल वेव्स ईच विद अ फ्रीक्वेंसी slightly different from carrier wave frequency, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये जो मैंने बताया बेटा यही है, ये देखिए बना हुआ है। तो भाई AC ये तो मैक्सिमम हो गया, ये कितना हो गया, म्यू AC बाय 2, जो आपका एम्पलीट्यूड दिख रहा था यहाँ पे, देख ये दिख रहा है, ये म्यू AC बाय 2 दिख रहा है ना यहाँ भी, और यहाँ भी क्या दिख रहा है, म्यू AC बाय 2। तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाली जो साइनोसॉइड है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या है बेटा, म्यू AC बाय 2 का, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली जो साइनोसॉइड है उसका भी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है बेटा, म्यू AC बाय 2 का, जबकि ओमेगा सी का जो एम्पलीट्यूड है वो AC है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पर देख, यहाँ ओमेगा सी वाले का तो एम्पलीट्यूड AC है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाली का एम्पलीट्यूड म्यू AC बाय 2 है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली का एम्पलीट्यूड भी म्यू AC बाय 2 है, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो आप लोग इजीली देख पाते हैं। ये ग्राफ बेटा सीधे सीधे आपसे बनवाया जाता है जब आपसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ऐसा क्या ऐसा आप लोगों को करना होता है बेटा CBSE में। व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हाउ कैन इट बी अचीव्ड, सीधे सीधे। ठीक है, आसान सवाल, राइट। इवन ग्राफ भी इतना इजी है ना, as long as the frequencies are sufficiently spaced out, side bands do not overlap, तो बेटा हमें कोई इंटरफेरेंस भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब देख प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को बनाना कैसे है, ध्यान दीजिए बेटा। ये आपका मैसेज सिग्नल था AM sin ओमेगा MT वाला। ठीक है, इसको अपन लोग बेटा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का भी नाम जो है वो दे देते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने कैरियर वेव को इंसर्ट कराया बेटा एक एडर, इसको क्या बोलते हैं, एडर, एक एडर के थ्रू। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो जो हमारा सिग्नल बना वो आप लोगों का कौन सा बन गया बेटा, वो वाला सिग्नल बन गया जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर लॉ डिवाइस के अंदर डालते हैं। ये स्क्वायर लॉ डिवाइस के अंदर डालने के बाद में हमारे को वो सिग्नल मिलता है जिसको कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, भेज सकते हैं, और इसमें से हम लोग बैंड पास फिल्टर और लगा के, इसमें से बैंड पास फिल्टर और लगा के, जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन लोग कहां पर रखते हैं बेटा, ओमेगा सी पे फिक्स्ड, इस वाले सिग्नल को भेज देते हैं। AN वेव जो है बेटा वो बना देते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फाइनली बना देते हैं। फिल्टर नहीं लगाएंगे तो बेटा जो बाकी की एक्सेस फ्रीक्वेंसीज है ना वो आपकी गायब नहीं होंगी। अगर फ्रीक्वेंसी गायब नहीं हुई तो वैसे ही सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये बेटा ब्लॉक डायग्राम है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि स्क्वायर, ये जो स्क्वायर लॉ डिवाइस था और ये सब चीजें जो थी उन्होंने क्या किया। ठीक है, हियर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज एडेड टू द कैरियर वेव, ये हमें पता है बेटा। तो AM sin ओमेगा MT और AC sin ओमेगा CT को अपन लोगों ने ऐड किया। इसके स्क्वायर लॉ डिवाइस से जब पास करते हैं तो स्क्वायर लॉ डिवाइस ये ला देख, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, bxt और cx²t, ये आपके स्क्वायर लॉ डिवाइस का काम होता है। तो ये क्या करता है बेटा, आपकी वेव को एक तरफ तो स्क्वायर कर देता है और एक तरफ x से सीधे मल्टीप्लाई कर देता है b से। तो ये देख b इंटू x, xt ये वाला सिग्नल आपका, ये सिग्नल का नाम xt रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो b टाइम्स ऑफ xt पूरा ये सिग्नल, और उसके बाद में c टाइम्स ऑफ इस सिग्नल का स्क्वायर, x²। तो ये देख, ये तो लिखा है b टाइम्स ऑफ xt, ये आ गया, ये दिख रहा है तेरे को, इस वाले b को हटा दे, तो ये तो b टाइम्स ऑफ xt लिखा हुआ है, और c टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, c टाइम्स ऑफ इस पूरे सिग्नल का स्क्वायर, ये देख। ठीक है, अब इसको तेरे को सॉल्व करना है। ये लाइन तो लिख देगा, इस लाइन को लिखने में क्या है, इसका स्क्वायर नहीं कर सकता, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करते थे ना, cos थीटा मत लगाना, सिर्फ स्क्वायर करना। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये लाइन आती है बेटा पूरी की पूरी जब देखता है। ठीक है, सॉल्व किया तो आपके पास में क्या बचता है बेटा, ये वाली टर्म बचती है। ठीक है, ये नहीं भी लिखा है तो चलेगा, तेरे को यहाँ तक का लिखना जो है ना बेटा वो आना चाहिए। अगर तेरे को यहाँ तक का लिखना आता है तो आप लोग सीधे फिर ये वाली बात बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बचती है बेटा वो बचती है ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी, 2 ओमेगा सी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर एक डीसी टर्म भी आती है। एज शोन द सिग्नल इज पास थ्रू अ बैंड पास फिल्टर व्हिच रिजेक्ट्स डीसी
एंड साइनसॉइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम एंड 2 ओमेगा सी, है ना। आप लोग इसको कैसे करते हैं बोर्ड के अंदर, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग बेटा ये यहाँ तक वाली जो इक्वेशन है ना, इसको लिखते हैं यहाँ तक, टिल दिस, ये वाली इक्वेशन नहीं लिखते हैं, है ना। ये वाली इक्वेशन नहीं लिखते हैं, यहाँ तक की इक्वेशन लिखते हैं। और उसके बाद में क्या लिखते हैं कि इसमें से हम लोग कौन कौन सी टर्म को हटा देते हैं बेटा। हम लोग जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो आ जाती हैं फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी, 2 ओमेगा सी, माइनस वाली और प्लस वाली, ये सब आ जाती हैं। इसके अंदर बेटा ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम और 2 ओमेगा सी की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आप लोगों की रह जाती है, ठीक है। एंड सॉरी, ये वाली आपकी हट जाती है, और जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी रह जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, डीसी को रिजेक्ट कर दिया, विच रिजेक्ट्स डीसी एंड साइनसॉइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, 2 ओमेगा एम और 2 ओमेगा सी, ये सब रिजेक्ट हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। आउटपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर देयरफॉर इज ऑफ द सेम फॉर्म एज इक्वेशन एंड इज देयरफॉर एन एएम वेव। तो बेसिकली जब आपके पास देखेंगे आप लोग इस वाले फॉर्म को आगे लिख के, तो ये देख, ये वाली फ्रीक्वेंसी बचेगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी बचेगी, ठीक है। जब बेटा यही दो फ्रीक्वेंसी आपके पास में रह जाएगी और आप लोग इसे कंपेयर करोगे पुरानी वाली वेव से, तो उसके अंदर भी तो यही वाली दोनों फ्रीक्वेंसी मौजूद थी ओमेगा सी के साथ में, और यहाँ पर भी यही हो, ठीक है। तो आपकी एकदम वैसी की वैसी वेव आ जाएगी जो आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आपने पहले निकाली थी। इट इज टू बी मेंशन्ड दैट मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एज सच, मॉड्यूलेटर इज टू बी फॉलोड बाय अ पावर एम्पलीफायर। मतलब ये जो अपन ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर पूरा लगाया था, इस पूरे को अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के आगे अपन लोग और क्या लगाते हैं बेटा, इसके आगे हम लोग एक पावर एम्पलीफायर लगाते हैं, जिससे कि आपकी वेव के सिग्नल को और एम्पलीफाई कर दिया जाए, और उसके बाद में बेटा एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास में इसको भेजते हैं। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना फिर वापस बेटा यहाँ पर एक रिसीविंग एंटीना लगा होता है, वहां से फिर से बेटा क्या होता है, एटीन्यूएटेड वेव को हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिर से उसको एक्सपेंड करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को वापस लाते हैं, एक डीमॉड्यूलेटर लगा के फिर सब कुछ मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर इज टू बी फॉलोड बाय अ पावर एम्पलीफायर which provides the necessary power, and then the modulated signal is fed to an antenna of appropriate size for radiation. Finally पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर लिया, और उसके बाद में पावर एम्पलीफायर, और उसके बाद खड़ाखट भेज दो। भेज के दूसरे एंड पे क्या कर लो बेटा, रिसीव कर लो। ये देखिए रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है, रिसीव्ड सिग्नल को वापस से बेटा एम्पलीफायर में डाला, क्यों, क्योंकि एटीन्यूएशन हो गया वेव का। इस एम्पलीफायर से बेटा अपन लोग आईएफ स्टेज के अंदर जाते हैं। आईएफ स्टेज से हमारा जो डिटेक्टर है वो क्या करता है बेटा, आपकी जो कैरियर वेव है उसमें उसको हटा देता है, और जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको अलग कर देता है। मैसेज सिग्नल को बेटा आगे एम्पलीफायर में डाल के आपको आउटपुट देता है। तो इतना सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। तो डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का ये काम होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल गेट्स एटीन्यूएटेड इन प्रोपेगेटिंग, एटीन्यूएट हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इस कारण अपने को क्या करना पड़ता है, एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, ठीक है। इन एडिशन टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोसेसिंग, carrier frequency is usually changed to lower frequency by what is called an intermediate frequency stage, IF stage जिसे हम लोग बोल रहे हैं ना। यहाँ पर आपके कैरियर फ्रीक्वेंसी की जो बेटा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको अपन लोग चेंज कर देते हैं कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, प्रीसीडिंग द डिटेक्शन। उसके बाद में डिटेक्शन होता है। द डिटेक्टेड सिग्नल मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी मेड ऑफ यूज एंड हेंस इज रिक्वायर्ड टू बी एम्पलीफाइड। तो दोबारा एम्पलीफाई करके जो आपका इंफॉर्मेशन यूजर है उसको हम लोग दे देते हैं। बेटा ये सब ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस सब आपसे बोर्ड में बनवाए जाते हैं, होते बड़े आसान है। 4-5 बार एक बार कॉपी में बना लेगा ना तो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है, इसलिए डरना मत। तो डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। मैंने बताया ना डिटेक्टर में डालते हैं तो वहां पे मैसेज सिग्नल कैरियर वेव अलग हो जाता है, ठीक है। वी जस्ट सॉ दैट मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कंटेन्स फ्रीक्वेंसीज ओमेगा सी और ये प्लस माइनस ओमेगा एम वाली। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एमटी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, अ सिंपल मेथड इज शोन। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बेटा हमारा वापस से ओमेगा एम जो है वो लाना चाहता हूँ, यानी ये ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम भी गायब करना चाहता हूँ, ओमेगा सी भी गायब करना चाहता हूँ, सिर्फ क्या बचाना चाहता हूँ, ओमेगा एम, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ मैसेज सिग्नल चाहिए। उसके लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आपकी होती है उसको एक रेक्टिफायर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर में डालने के बाद में बेटा एक एनवेलप डिटेक्टर जो है उसके अंदर डालते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है बेटा, आपका जो एसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है उस वाले सिग्नल को अपन लोग क्या कर दो बेटा, डीसी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है।
तो आपके पास में जो बेटा सिग्नल था वो रेक्टिफाई होके बेटा कुछ ऐसा हो गया, इनपुट वेव आ गई, या आपका रेक्टिफाइड वेव आ गया, और बेटा जब आउटपुट मिला आपको तो रेक्टिफाइड वेव का आउटपुट जो है वो एनवलप डिटेक्टर ने क्या किया बेटा, सिर्फ एनवलप को आपके लिए छोड़ दिया, और जो बाकी कैरियर वेव थी हाई फ्रीक्वेंसी वाली ये, इसको बेटा गायब कर दिया, सिर्फ एनवलप जो है वो छोड़ दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कैरियर वेव तो बाहर निकल गई, पुश्ड आउट कैरियर वेव, और बेटा एम्प्टी यानी कि मैसेज सिग्नल जो है वो आपको आउटपुट में मिल गया। समझ गया बेटा, ये कहानी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे चलती है। ठीक है, कैरियर वेव को तो आप बाहर धक्का मार दो, और बेटा आउटपुट जो है वो क्या ले लो, मैसेज सिग्नल ले लो, ये सब काम यहाँ पर हुए। एनवलप डिटेक्टर ने क्या किया, इस वाले पार्ट में कैरियर वेव वाली जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है इसको डिलीट कर दिया इसमें से। समझ गया बेटा, ये कहानी जो है वो चल रही होती है, बात ध्यान रखिए। इसकी थ्योरी बेटा लिखी हुई है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल is passed through a rectifier to produce the output shown. This envelope signal is the message signal. In order to retrieve empty, the signal is passed through an envelope detector, which may consist of a simple RC circuit. Basically, band pass filters जो होते हैं उन्हीं के बारे में बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। In the present chapter, we have discussed some basic concepts of communication and systems. We have also discussed one specific type of analog modulation जो अभी पढ़ा हमने, namely amplitude modulation. Other forms of modulation and digital communication systems play an important role in modern communication. We have restricted our discussion to some basic communication systems. Before we conclude this chapter, it is worth taking a glance at some of the communication systems. ठीक है, तो बेटा बॉक्स जो है वो बना हुआ है, उसको आप लोग आराम से देख लीजिए कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। अदरवाइज ये वाला जो चैप्टर है आपके कम्युनिकेशन वाला, ये यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, फिनिश हो जाता है, तो अपने को इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं होती है। थ्योरेटिकल चैप्टर बेटा प्योर थ्योरी है, ठीक है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आते हैं इससे, और जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने एक तो आपको कौन सा बताया बेटा, एक तो आपको मैंने स्पेस वेव वाला बताया, एक मैंने आपको कौन सा वाला क्वेश्चन बताया इसमें, हाइट ऑफ एंटीना वाला बताया। ये दो चीजें है ना बेटा यहाँ पर पॉसिबल हो जाती हैं, स्पेस वेव और हाइट ऑफ एंटीना, इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी थ्योरी क्वेश्चन पूरा का पूरा कहाँ से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसके अलावा बेटा जितने भी आप लोगों के ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस वाले पार्ट पे, है ना। तो दिस फिनिशेज योर कम्युनिकेशन सिस्टम, बाकी फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं।